यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक एल्काइन का एक चित्र, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हर एक कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, उधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दर्शा रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एथिलीन को दर्शा रहा है, क्या बोलते हैं, इथाइन को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? इथाइन को दर्शा रहा है, इथाइन। ये इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। आप ये जानते हैं कि भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये प्रोपाइलिन को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या चीज है? एसिटिलीन। अब यहां पर हो जाता है इसको प्रोपाइन, प्रोपाइन कहेंगे। यह ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होती है, एल्काइन कहलाता है। हम ये पढ़ने वाले हैं आज कि एल्काइन होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। आज याद रखना, बहुत ही स्पीड में चलना होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप स्पीड लो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे समझा है, तो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। भौतिक एवं रासायनिक गुण उपयोग और देखेंगे क्विज। एल्काइन मैंने बताया वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। एल्काइन कहलाता है। जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हो, एक से अधिक बार भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। कहीं पर वो हो सकता है कि एक ही यौगिक में किन्हीं दो जगहों पर ये ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। ये सभी एल्काइन है। अब बात यह है कि आईपीसी के नाम, आईपीसी सिस्टम स्थापित का नामकरण कर लीजिए, काफी आसान होगा आपके लिए। तो ये होता है एल्काइन। एल्काइन में जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें sp संकरण होगा, और चूंकि sp संकरण होता है तो एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। इसमें s का परसेंटेज जो है, s परसेंटेज जो है वो 50% है, इसलिए ये बहुत हद तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है, यानी विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति आ जाती है इसमें कार्बन पर। इस तरह से H दान करने की भी क्षमता आसानी से रखता है, H+ दान कर सकता है। H+ दाता की तरह काम करता है, यानी कि एक तरह का अम्लीय गुण रखता है। कुछ कुछ बातें, यानी कि ये किससे रिएक्शन कर सकता है? सोडियम जैसी क्रियाशील धातुओं से रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन गैस हटा करके सोडियम जुड़ जाएगा। इस तरह के गुण इसमें होते हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसी जगह पे हम बात करेंगे कि एल्काइन जो है वो असल में है क्या। एल्काइन ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन कहलाता है। ये होना अनिवार्य है, एल्काइन होगा। हमने एग्जाम्पल में देखा है ये एसिटिलीन, वैसे ये इथाइन है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हम एक एक पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। वे हाइड्रोकार्बन या वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, एल्काइन कहलाता है। जिस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें sp संकरण होता है, तो इस जगह पर एंगल 180 डिग्री का होगा और एक ही संरचना होगी। एल्काइन में त्रिबंधी कार्बन कार्बन के मध्य संकरण sp होता है। एल्काइन की ज्यामिति रेखीय होगी। इस जगह पर 180 अंश का कोण होगा। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। यहां पर कार्बन कार्बन जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड की जो बंध लंबाई है 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इस जगह पर जो हाइड्रोजन होगा उसमें 1.08 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होगी। यानी हम कह सकते हैं यहां पर H, ये बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम और ये लंबाई जो है 1.08 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन त्रिबंध ऊर्जा जो है 190 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो बहुत उच्च है। और दूसरी बात देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के बंध के बीच का जो है बंध ऊर्जा जो है 102.38 किलो जूल प्रति मोल है। ये सारे डेटा आप याद रखिए, बाकी ये सारी चीजें तो अपने आप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये कुछ डेटा आपको याद रखना होता है यहाँ से यहाँ तक का। एल्काइन श्रृंखला स्थिति, एल्काइन जो है श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक समानता प्रदर्शित करती है। ये चक्रीय एल्कीन तथा
एल्कडाइन के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, मैं इसको कुछ इस तरह से बताऊं तो आप समझो। ये मान लेते हैं मेरे पास एक चक्रीय एल्कीन है, साइक्लोप्रोपीन है, ये साइक्लोप्रोपीन है। इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 था। अब ये इसके प्रति समावयवी है और ये दोनों आपस में समावयवी है, और ये दोनों यही चीज दर्शा रहा हूं मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक दूसरे। तो क्या हुआ, चक्रीय साइक्लोएल्कीन जो है वो ओपन चेन में एल्काइन है अपने समावयवता के रूप में, समावयवी के रूप में। तो ये इनके साथ समावयवी है, एक ही चीज है। 1 से 4 कार्बन श्रृंखला वाले समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कौन सी समावयव, कोई भी समावयव प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन उससे ऊपर होगा तो श्रृंखला समावयव प्रदर्शित होगी। कहने की कोशिश है कि चार, एक तो कार्बन की जरूरत ही नहीं, एक कार्बन होगा तो एल्काइन बनेगा। तो मैं यहाँ पर दो, एक लिख ही देता हूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता इससे, पर 2 3 4 कार्बन यानी इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। C4H6 का क्रियात्मक समावयवी, ये देखिए C4 अगर हमारे पास ये है तो कौन कौन समावयवी हो सकते हैं, C4H6, तो 1 2 3 4, एक कंपाउंड ये हुआ, दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तीसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और चौथा कंपाउंड क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये 4 समावयवी हुए। लेकिन एक बात और है कि क्या है, इसके और भी समावयवी हो सकते हैं, ये क्रियात्मक समावयवी हुए ना, ये क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्थान समावयवी, इन दोनों के बीच में क्रियात्मक समावयवी, इन दोनों के बीच में क्रियात्मक समावयवी। क्या ये श्रृंखला समावयव प्रदर्शित कर सकती है, ट्राई ट्रिपल बॉन्ड। मैंने यहाँ से अगर इसको हटाया, यहाँ से हटाया, और मैं ये कहता हूँ कि इस चीज को यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये श्रृंखला समावयव का दर्शाएगा, यही बात यहाँ पर दर्शाएगी। अब बात करते हैं बनाने के विधियों की तरफ। हम कैसे बनाए हैं एल्काइन? एक जैमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर समान समूह जुड़ा हुआ। तो जेम डाई हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो K जो है X को लेकर के KX बना लेगा, और इसका क्रियात्मक ये इसका OH बहुत रिएक्टिव होगा तो इनके साथ ये OH H2O बना लेगा। भाई X और हमारे पास है तो ये 2 बार रिएक्शन होगा, यहाँ से यहाँ से, तो इस तरह से 2 बार बन गया। अब जो बचा है उस पर ध्यान से देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ये जगह पूरी तरह खाली हो चुका है, ये दो जगह। तो एल्काइन बनाने के लिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसको हम एक तरह का ये विलोपन दिया है, विलोपन हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, हैलोजन निकला, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब विहाइड्रोजनीकरण, ये शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। कैसे, किन शब्दों से बना हुआ है, विहाइड्रोजनीकरण प्लस विहैलोजनीकरण, इन 2 शब्दों से बना हुआ है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, अब एक और देखते हैं, वैसे भी हाइड्रोजन हैलोजनीकरण क्या विसिनल में ऐसा हो सकता है, विसिनल मतलब पड़ोसी, 2 कार्बन पर होगा हैलोजन, राइट। इसको पहले देख ले, आप एग्जांपल भी देखना चाहो देख सकते हो, CH3 ClH, अब यहाँ पर एक ही कार्बन पर है, दोनों Cl में ऐसा कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 प्लस KOH, अल्कोहलिक के साथ मैं इसको गर्म करता हूँ, तो K बना लेगा Cl के साथ, और दूसरा K फिर दूसरे Cl के साथ, तो 2 जगह से Cl है, उनसे निकलेगा, तो 2KCl निकल गया, प्लस 2 OH है, पड़ोसी से एक H ले लिया, और इधर से पड़ोसी से भी एक H ले लेगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, देखिए, तो C तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऐसा बनेगा, तो क्या एल्काइन बना? नहीं, क्योंकि एक चांस तो है। अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ से इनको निकाला, ये भी बन सकता है, और क्यों नहीं बनेगा बताता हूँ। ये CH3 था, जरा ध्यान से देखिएगा, इस जगह का Cl लिया, और अब यहाँ पर इसको चूज करने के लिए कोई वो पड़ती है कि किससे हाइड्रोजन ले, तो पड़ोसी किसी भी से ले सकता है, क्योंकि इसमें भी 3 हाइड्रोजन, तो इनको ले लिया इसमें, तो क्या हुआ, इन दोनों से लिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। दूसरी बार अगर अब K जो रिएक्शन करेगा इस जगह से, तो ये Cl तो ले लिया, अब H किससे लेगा, जिसमें हाइड्रोजन की कमी है, तो हाइड्रोजन की कमी इस जगह पे है, इसमें 2 हाइड्रोजन 3 है, तो इस पे मार्कोनी का परिणाम याद है ना, तो ये निकलेगा इसी से ही निकलेगा। अब आप ये सोच रहे थे कि एक बार इससे हाइड्रोजन ले लेता, इससे एक बार हाइड्रोजन ले लेता, ऐसा नहीं हुआ। तो विस डाई हो चाहे जेम डाई हो, तो ये कौन सा है, जेम डाई है, जेम डाई हैलाइड है। अब चलते हैं इस जगह पे, देखिए ये है विसिनल। अब इसमें देखें, एक X यहाँ से एक X यहाँ से, यानी कि 2 बार KOH
बिल्कुल क्योच। और ये इससे एक एच लेकर के, अच्छा ओ एच ने पानी निकाल दिया और एच लेकर के ओ एच से पानी निकाल दिया, यानी कि 2 टाइम्स के एक्स और 2 टाइम्स वाटर प्लस आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इस तरह से एल्काइन बनता है। एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि की तरफ। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? सिंपल एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया गया, तो कोई कांच का पात्र ले लो, उसमें कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाल दो, नीचे थोड़ा सा रेत बिछा दो, नीचे रेत बिछाने के बाद ऊपर में कैल्शियम कर दो। तो ये रेत बिछा दिया, रेत बिछाने से क्या होगा, थोड़ा नमी रहेगी, उसका सब्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता रहेगा। ऊपर की तरफ से एक फिस्टल कीप, एक कीप लगा दिए टूटी वाला, इसमें कॉर्क लगा दिया, एक ट्यूब कांच का निकाल दिया। अब यहां पर एक जल विस्थापन गैस जार रख दिए, पानी भरा हुआ टब में, और हमने इसमें एक उल्टा जार रख दिया। ये जो ट्यूब है, अब देखिए यहां पर हमने पानी रखा, ये भरा हुआ है ऊपर कैल्शियम कार्बाइड, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ठोस है, पानी डालेंगे पानी मिलेगा, तो क्या रिएक्शन? कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करना है, कैल्शियम को OH चाहिए, सी ए की आवश्यकता दो, तो 2 बार OH, 2 बार 2 H बचा, 2 C बचा, तो C2H2, C2H2 की संरचना कैसी होती है? C ट्रिपल बॉन्ड C H H। इस तरह से हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बाइड। समझने वाली बात यह है कि कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम जो होता है, कार्बाइड इस तरह का कंपाउंड है, कैल्शियम, ये कार्बाइड जो होता है यहाँ पे ये माइनस और Ca+2 के साथ ये कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, तो ये बनता है Ca C ट्रिपल बॉन्ड C के रूप में होता है। पानी में HOH है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH रख लेगा, दूसरा ये भी OH रख लेगा, और इस तरह से CaOH 2 रख लिए, एक H बचता है जो C के पास चला जाता है, ये रिएक्शन। तो एसिटिलीन गैस इस तरह से बनाई जाती है प्रयोगशाला में। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैंने कहा है आपको पहले भी कि थोड़ी स्पीड में काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ते पढ़ते हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब इधर कठिनाई नहीं आएगी आपको। तो चले हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये क्लोरोफॉर्म और सिल्वर के साथ इनको गर्म करते हैं, तो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CCl3, सिल्वर Ag जो है तीनों Cl को लेकर निकल गया, तो ये क्या बचा? AgCl 3 बार, लेकिन एक तरफ तो देखो H बचा है और C बचा है, C की तीनों संरचनाएं बची हुई। तो ऐसे ही जब बनते हैं, क्या CH बनता है तो दूसरा CH, और एक ही तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है 2 अणुओं के साथ होगी, तो ये 6 हो गया, ये B6 हो गया। इस तरह से एसिटिलीन गैस बनता है। एल्काइन बनाने की विधि कि हम सिल्वर जोड़ के साथ अगर क्लोरोफॉर्म को गर्म करें तो हमें प्राप्त होगा एसिटिलीन गैस। थोड़ी भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। एसिटिलीन में एक स्पेशल गंध होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन एल्काइन की बात करते हैं और भी एल्काइन है, तो वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। निम्नतर एल्काइन में एल्काइन H2O में घुलनशील होता है, हल्का घुलनशील, आंशिक घुलनशील होता है। सहसंयोजी गुण की अपेक्षा अधिक प्रतिशतता के साथ उच्चतर एल्काइन H2O में अघुलनशील होते हैं। मतलब समझे, एल्काइन में सहसंयोजी गुण पाई जाती है और इस वजह से वो जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय होने की वजह से ये कम घुलनशील है या अघुलनशील है। ये कार्बनिक विलायकों में पूर्ण घुलनशील है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक भी बढ़ता है, क्वथनांक और गलनांक बढ़ता है। जबकि शाखाओं में वृद्धि होगी तो गलनांक और क्वथनांक घटेगा, यानी कि सीधी श्रृंखला वाला का गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। अगर मैं ऐसे कुछ कह दूं CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C H, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5,
है और ये ए है और ये बी है। इसमें शाखाएं बढ़ गई हैं, तो इन दोनों के समावयवों के साथ अगर बात करें तो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों जो है ए का ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा बी की तुलना में। 4 कार्बन तक गैस है, 5 से 11 द्रव है, 12 से ऊपर ठोस है। शुद्ध एसिटिलीन गंधहीन होती है, जबकि अशुद्ध एसिटिलीन सुगंध होता है लहसुन जैसे। एसिटिलीन या एल्काइन में कोई गंध नहीं होता है, लेकिन अशुद्धि होने पर वो लहसुन जैसा गंध, लहसुन जैसा गंध इसलिए होता है कि उसमें आर्सेन और फास्फिन की अशुद्धियां होती है। अगर आप एसिटिलीन गैस को देखें तो एक स्पेशल टाइप का गंध होता है, लगभग लगभग आप ये इस तरह से भी सोच सकते हो कि कुछ एलपीजी गैस पे जो गंध होता है ना वैसा, लेकिन पूरी तरह मैच नहीं करती ना ध्यान में, कुछ ऐसा ही सोचे, उसी तरह का गंध होता है। तो ये असर लहसुन जैसी गंध क्यों है? क्योंकि उसमें आर्सेन और फास्फिन। एसिटिलीन वन एल्काइन अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब इसकी बात करते हैं H C ट्रिपल बॉन्ड C H H C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस H प्लस CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H, यानी कि वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन उपस्थित है, वो मतलब वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जिस पर हाइड्रोजन यानी एल्काइन वाला कार्बन, ये वन एल्काइन कह सकते हैं। इसमें ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H प्लस, ये इस स्थिति में क्या चीज है? ये अम्लीय गुण करता है, H प्रदान करता है। इसका कारण है कि इस पर sp संकरण है और sp संकरण होने से उसकी साइज छोटी हो जाती है, यानी कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है। यह कार्बन जो होता है s प्रतिशत की s, इसमें कौन सा लक्षण है? sp संकरण है। कार्बन पर s कक्षक का प्रतिशत लक्षण अधिक होने के कारण यह अधिक विद्युत ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करता है, जिससे यह अम्लीय प्रकृति का होता है। एसिटिलीन में 2 अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, देखो इसमें इथर वाला भी और इथर वाला भी, और यही कारण है कि इसका तुल्यांकी भार अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो द्विघात के आधार पर होगा, यानी कि अगर मैं C2H2 की बात करूं का तुल्यांकी भार को E से दर्शाते हैं इक्विवेलेंट मास के रूप में, तो E इज इक्वल टू अणु भार बटा 2 होगा, जो इसका अणु भार होगा उसका बटा 2। ये द्विघात की है क्योंकि दो जगह से इसका H प्लस निकले, H C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और एक बार और H प्लस निकल गया तो क्या C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इस तरह से यह द्विघात होता है। अब बात करते हैं आगे रासायनिक गुणों की तरफ चलते हैं। एल्किन के समान एल्काइन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये कैसी अभिक्रिया देती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब समझो कि मेरे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C H है, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें योग अभिक्रिया दर्शाएगा। C एक बॉन्ड टूट गया, H और ये E के साथ बॉन्ड होगा प्लस, इस तरह का देता है। लेकिन एल्काइन एल्किन से कम क्रियाशील है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये लग रहा है कि एल्किन जो है एल्काइन से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए क्योंकि इसमें असंतृप्तता अधिक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एल्काइन एल्किन से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, एल्काइन एल्किन से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। एल्काइन अगर क्रियाशीलता की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि एल्काइन ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए इसकी तुलना में, एल्किन की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो योगात्मक इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होती है वो असल में एल्काइन से अधिक क्रियाशील होता है, एल्काइन कम क्रियाशील होती है इसकी तुलना में, एल्किन की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया में। जैसे HCl के साथ योग करना है, HBr के साथ योग करना है, HCl के साथ योग करना है, तो ये कैसा होगा? दुर्बल होगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजनीकरण कराऊं तो एल्काइन अधिक होगा, यानी ध्रुवीय अणु का
का योग जब होता है तो उस स्थिति में ज्यादा क्रियाशील होगा। और नॉर्मली जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में, परंतु हम बल्क बोलते हैं, परंतु डबल बॉन्ड से तुलना में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा क्रियाशील है। हम इन बातों का हम आगे डिटेल करते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा कारण क्या है, क्यों है? हाइड्रोजनीकरण के प्रति एल्काइन अधिक क्रियाशील है। इसमें असंतृप्तता से प्रति ये असंतृप्तता का कारण, एल्काइन की इलेक्ट्रॉन इसमें ही योगात्मक अभिक्रियाओं की कम क्रियाशीलता का कारण उनके कम स्थायी मध्यवर्ती उच्च सक्रिय ऊर्जा होती है। हमने यहां पर कहा अधिक क्रियाशील कौन है? एल्काइन। एल्काइन कम क्रियाशील होने का कारण क्या है? एल्काइन की एल्कीन से कम क्रियाशीलता का कारण, ध्यान दीजिएगा, एल्काइन की एल्कीन से कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? तो एल्काइन की कम क्रियाशीलता का कारण है कि जो ये योगात्मक चीजें बनती है, यहां पर देखिएगा, एल्काइन की यहां से इसका एल्काइन की इलेक्ट्रॉन इसमें ही योगात्मक अभिक्रियाओं की कम क्रियाशीलता का कारण है इनके कम स्थायी मध्यवर्ती का बनना, कम स्थायी मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती नहीं बनती है स्पेशली, और अगर बनती भी तो इसके स्थायित्व तो कम है, इस कारण से ये बनती है तो ये कम स्थायी, और इसी कारण से ये क्या होगा, इसका बंध जो होता है ये डबल, और कारण क्या है इसका? कारण है कि यहाँ पर जो बंध बनता है वो ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती, और यही लघु डबल बॉन्ड के कारण ऐसा होता है कि कम स्थायी है। लेकिन अगर हम एल्कीन में जाते हैं, देखो एल्काइन एक बॉन्ड टूटा तो ये मध्यवर्ती बना, E प्लस जुड़ा, डबल बॉन्ड वाले में जाते हैं तो ये बनता है और ये अधिक स्थायी है, इसके तुलना में अधिक स्थायी, काफी समय तक ये रह सकता है। जब कोई नेगेटिव पार्ट आएगा इसके साथ बॉन्ड करने के लिए तो ये एक तरफ चला जाएगा और इस पर हम रिएक्शन हो जाएगा, तो ज्यादा क्रियाशील है, और ये अधिक स्थायी है। कम स्थायी है, ये नहीं बनता है, इसके बनने की संभावना कम होती है। कम है, यही कारण। दूसरी बात, डबल बॉन्ड E प्लस जुड़ता है, स्थायी, अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी है, और अधिक स्थायी होने की स्थिति में क्यों ऐसा अधिक स्थायी? क्योंकि इसका बंध जो लंबाई होता है ये वाला लंबा होता है, और इस तरह से इनके बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है जो एक तरह से स्थायित्व बंध को दर्शाता है, ये इसका कारण होता है। तो ये बात पे ध्यान देना, और उच्च सक्रिय ऊर्जा, ये बॉन्ड को इसको ब्रेक करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ये भी एक कारण है। चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखें और समझें, जैसे हाइड्रोजनीकरण है। उत्प्रेरक धातु की उपस्थिति में एल्काइन पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करोगे तो फर्स्ट टाइम में डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन आया, प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम, इनमें से कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये फिर फाइनल एल्केन मिल जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया स्टेबेटर्स क्या कहते हैं? सैंडरसन अभिक्रिया कहलाती है। ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण भी कहते थे। चल हम बात करते हैं लेनार्ड उत्प्रेरक। लेनार्ड उत्प्रेरक होता है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। आप कैनिज़ारो अभिक्रिया के टाइम पे भी ऐसा कुछ देखते हैं, लेड बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन का योग होता है, लेकिन वहां पर जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन माध्यम भी होता है, जैसा यहाँ पर नहीं। तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म माध्यम गर्म रहता है, उसमें एसिटिलीन यानी कि एल्काइन और हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं, तो एक बॉन्ड टूट करके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इस जगह पर आप देखोगे कि योग समपक्ष रूप में होता है, यानी एक ही दिशा में जो नया आने वाला हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। दूसरी बात ये भी जानोगे कि एल्काइन से एल्कीन बनता है, से एल्कीन में हाइड्रोजनीकरण होता है। ये देखो, ये यहां पर ऐसा क्यों है बताता हूं। अब यहां पर आपने देखा कि एल्काइन से सीधा, मैं अगर ऐसे लिखूं सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हाइड्रोजन, जितने भी असंतृप्त बॉन्ड है, निकल या जो भी उत्प्रेरक है, प्लेटिनम है या पैलेडियम है, इसकी उपस्थिति में ये हो रहा है कर्म है। तो ये जितने भी असंतृप्त बॉन्ड है, 5 बॉन्ड, सारे बॉन्ड को तोड़ दिया इसने, सी बचा, ये लीजिए, इस जगह पर एक ऑलरेडी था, एच 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 एच, यानी एल्काइन से, अच्छा दो बार लगा, एल्काइन से एल्केन का निर्माण हुआ। लेकिन जब आप लिनलार उत्प्रेरक का उपयोग करते हो, लिनलार उत्प्रेरक का उपयोग करते हो, तो उस समय एल्केन नहीं बनता है, एल्केन बनने से रुक जाता है, पहले एल्कीन बन जाता है। यहां पर डबल बॉन्ड होने के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है?
क्योंकि यहां पर बेरियम सल्फेट जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है, यहां पैलेडियम उत्प्रेरक है और बेरियम सल्फेट जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है, जो कि एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण को रोकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। एल्कीन तक पहुंचा उसके बाद रुक जाता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान देना कि यह योग समपक्ष रूप में होगा। अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं तो सी ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, CH3 है और H का योग हो रहा है, मैं यहां पर नीचे लिखने वाला हूं PD बेरियम सल्फेट। तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, sp3 त्रिकोण की संरचना। तब ये जो CH3 है एक मतलब दोनों तरफ का एल्काइन जो पहले से लगा हुआ एक साइड आ जाएगा और जो नया हाइड्रोजन आने वाला है वो एक साइड आ जाएगा। सिस फॉर्म, सिस रूप में बनता है, सिस रूप योग होता है, समपक्षी योग होता है। समपक्ष योग, यहां पर आपको बात क्लियर हो गई। अब इस रिएक्शन को आप यहां पर बना के देख सकते हैं दोबारा। जैसा कि आप देखें कि किसी भी एल्काइन पर अगर हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब बात है कि निकेल की उपस्थिति में या प्लेटिनम की उपस्थिति में या पैलेडियम की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया हो रही है तो इनका जब तक पाई बॉन्ड रहेगा तब तक रिएक्शन होगा। दो पाई बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, सारे असंतृप्तता को खत्म कर दिया जाएगा और इस जगह पर अब इन जगहों पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आप जानते हैं। लेकिन लिंडलार उत्प्रेरक पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या होता है, ये एल्काइन का जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटते, केवल एक पाई बॉन्ड टूटता है और एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका आगे हाइड्रोजनीकरण को रोकता है, आगे के हाइड्रोजनीकरण को रोक देता है। तो यहां पर आपने ये देखा कि ये एल्काइन से एल्कीन का निर्माण हुआ और एल्कीन का जो निर्माण हुआ है उस एल्कीन के निर्माण में आप ध्यान दें कि ये समपक्ष योग होगा, समपक्ष योग होगा। और समपक्ष योग में क्या है, आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बना हुआ कंपाउंड है जिसमें H जो है केवल सिस पोजीशन पर ही जुड़ेगा, इस तरह से। चलिए, तो ये तो बात आपने सीखा और ये आपने समझा। हम आगे बढ़ते हैं कुछ और भी बातों की तरफ। द्रव सोडियम और द्रवी NH3 के द्वारा हाइड्रोजनीकरण। सोडियम और अमोनिया की क्रिया के समय सोडियम अमोनिया लिक्विड अमोनिया में जब घुलता है तब उस समय वो इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनिया और सोडामाइड बन रहा है, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनिया और सोडियम आयन युक्त अमोनिया रहता है। इस तरह की चीजें होती सोडियम अमोनिया। अब इस जगह पर आप ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इन दोनों की क्रिया होती है, वहां पर क्रिया भी होगी, जब जरूरत है हाइड्रोजन की तो सोडियम में इन दोनों की क्रिया होने से सोडामाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इनसे जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, इनसे जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा 2H, ये योग करेगा परंतु ये विपक्षी योग होगा। डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, ट्रिपल में से एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहां पर भी एल्केन ही बनेगा, एल्केन नहीं बनेगा। लेकिन यानी कि एक तरह से ये दोनों, ये भी है और ये दोनों ही आंशिक अपचयन है। इसको कह दूं ये वाले को ये पूर्ण अपचयन। अब इसको अपचयन न करते हुए भी हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण योग अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण, आंशिक हाइड्रोजनीकरण है ये। और ये आंशिक हाइड्रोजनीकरण है, आंशिक हाइड्रोजनेशन है। तो आपने यहां पर देखा कि आंशिक हाइड्रोजनीकरण होगा। तो आंशिक हाइड्रोजनीकरण ये भी है जिसमें एक बॉन्ड टूटेगा और इस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहां पर भी अपन देखें तो जो दो हाइड्रोजन आ रहा है रिएक्शन के लिए उसमें से एक H इस साइड और एक H इस साइड छूट जाए, यानी कि यहां पर विपक्षी योग है, एल्केन ही बन रहा है पर विपक्षी योग है। इस विपक्षी योग को मैं एक और भी एग्जांपल में दे दूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। इनको मिलता है दो हाइड्रोजन, कहां से मिलेगा, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से। और ये CH3C और ये डबल बॉन्ड C, ये अपोजिट डायरेक्शन है, C2H5, लेकिन H जो है अपोजिट है एक दूसरे के, ये ट्रांस कंपाउंड बनता है। तो ये है आपका, दोनों को याद रखिएगा इस मामले में, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम जब रहेंगे तो ये सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में कैसे रख पाएंगे, ये आपको कई प्रैक्टिस, कई बार इस चीज को करके देखने से ही हो पाएगा। एल्काइन जब पढ़ रहे हैं तो
एल्काइन से संबंधित उनके गुणों को हम पढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्लिक करता है दिमाग एग्जाम के टाइम पे और वो जवाब मिल ही जाता है, वहां पर हम कर सकते हैं काम। चलिए साहब यहां पर बात करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी विपक्ष रूप से योग होगा और ये भी आंशिक हाइड्रोजनीकरण है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो पार्शियल हाइड्रोजनीकरण में हमने लिंडार के द्वारा हमने देखा था हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, हमने सोडियम और लिक्विड अमोनिया में सोडियम खुला हुआ है उसके द्वारा करते हैं तब देखा था हमने, और अब जो देख रहे हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हाइड्रोजनीकरण। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको हाइड्रोजन जो देगा उस हाइड्रोजन से यहां पर भी विपक्षी, लिंडार में समपक्ष सोडियम अमोनिया के लिक्विड द्वारा हाइड्रोजन जो प्राप्त होता है उसमें विपक्ष, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा भी विपक्ष योग होगा, ये ध्यान रखिएगा। दो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ इनसे और यह हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये देखिए विपक्ष ट्रांस। ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। अब आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुका होगा, अब चलते हैं इसके आगे। हाइड्रोजनीकरण एल्काइन लुईस अम्ल की उपस्थिति में टेट्रा, क्या बोले, हैलोजनीकरण हैलोजनेशन एल्काइन का लुईस अम्ल की उपस्थिति में टेट्रा हैलोवितना का निर्माण होता है। तो लुईस अम्ल एक्स क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन हो सकता है। एक रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH, मैं Cl ले लेता हूं, चलिए क्लोरीन ले लेता हूं, क्लोरीन गैस का कराता हूं, Fe3CH3, पाई बॉन्ड सारे टूट जाएंगे, योग विपक्ष योग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जितने भी बॉन्ड टूट गए तो C सिंगल बॉन्ड C H CH3, यहां पर क्योंकि सिस ट्रांस कुछ बनना नहीं है तो डायरेक्ट हम कह सकते थे क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन यहां पर, तो टेट्रा हैलोजन उत्पन्न बना, ये है प्रोपाइन, और ये बना 1122 टेट्रा प्रोप, अच्छा टेट्रा क्लोरो नहीं लिखे क्या, टेट्रा क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब HX का योग हाइड्रो हैलोजनीकरण, हाइड्रो हैलोजनीकरण मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में HX की क्रिया कराते हैं, तो डाई फाइनल ये होता है कि डाइजेम कंपाउंड बनता है। देखो HX हमेशा याद रखना कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो, किसके नियमानुसार, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, भूलना नहीं, मार्कोनिकॉफ का नियम है, ये नियम है, अगर नियम मतलब सीधी सी बात है, ट्रिक है या साइंस का ट्रिक है, कहां पे कौन जुड़ना है ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन वाला भाग कार्बन पर जाकर के जुड़ जाता है, तब क्यों जुड़ा, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसके तुलना में ऋणात्मक भाग जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये योग आपको नजर आया। फिर से वही बात, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, ये अब उस कार्बन पर जुड़ेगा, दोनों कार्बन को चेक करिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम, तो एक्स फिर वहां पे जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये डाई क्या बोलते हैं, जेम डाई कंपाउंड बनता है, जेम डाई हाइड्रोजन कंपाउंड बनता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H HBr या HCl, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में रिएक्शन है, Cl उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, CH3 C Cl डबल बॉन्ड C, अब ये H2 बन गया। फिर बात करता हूं, फिर वैसे ही HCl, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में Cl उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये ऐसा योगात्मक अभिक्रिया था, जानते हो, बड़ी चीज है नहीं आपके लिए। अब बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसको जल योजन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजन, एल्काइन का हाइड्रोजन, जल की अणु का योग होता है मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होता है जल, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में, जो कि 1% मर्क्यूरिक आयन है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
तब इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पर तो दोनों तरफ बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चाहिए जोड़ो या उधर जोड़ो। तो क्या हुआ, चलिए मैं कहीं से जोड़ देता हूँ, चलिए तो एक कार्बन इसमें, अच्छा H C डबल बॉन्ड C H OH आ गया, H आ गया। आपको इतनी बात पता है और हमने कई बार ये कहा है, नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए, इतने दिन में हो सकता है ना सुने हो तो, कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन पर OH कभी भी स्थायी नहीं है। दिमाग में डालिए, जिस कार्बन पर OH है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पर OH नहीं रह सकता है। तब क्या करेगा, अपने उसी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए अगले कार्बन परमाणु को अपना हाइड्रोजन दे देता है, यानी कि यहां पर चला जाता होगा ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दिया, तब ये डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के साथ दे सकता है। देखो बैलेंस हो जाएगा पूरा पूरा, C को H मिल गया, चला गया हो गया सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये H, एल्डिहाइड बन गया। ये एसिटाल्डिहाइड है। एक और करते हैं, चलिए उदाहरण CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जल का योग होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक आयन 1%, मर्क्यूरिक सल्फेट ले सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है CH3C डबल बॉन्ड CH, ऋणात्मक भाग OH H। अब बताओ, फिर वही कहूंगा, चला व्यवस्था की बात करूंगा। चला व्यवस्था में हमने ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि वो एक तरह का साम्यावस्था स्थापित करती है एक दूसरे के बीच में, ये एक तरह से उत्क्रमणीयता होती है, और ये बात हमेशा ध्यान रखें, एक गतिक साम्य होता है हम दोनों के बीच में, जिसमें ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, ये इनॉल है और वो कार्बोनिक कंपाउंड है। ठीक है, बताओ डबल बॉन्ड ये OH इसी कार्बन पर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें मार्कोनिक काउंट नहीं मारता, हाइड्रोजन की संख्या कम। अब ये H इस पर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया CH3, कीटोन बन गया एसीटोन। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान रखिएगा बस। एल्काइन पर जल का योग, जल योजन, एल्काइन का जल योजन। चलिए एल्काइन या एसिटिलीन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने की बात करते हैं। हमने बात किया था कि एल्काइन है या एसिटिलीन है ऐसा एल्काइन जिसमें एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर होना अनिवार्य है, यानी कि R C ट्रिपल बॉन्ड C H होना अनिवार्य है। ऐसे कंपाउंड की अभिक्रिया यदि हम कराते हैं R C ट्रिपल बॉन्ड C H, सोडियम धातु H को हटा देगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, आयनिक कंपाउंड बन गया, और H अलग कर गया H2 गैस के रूप में, तो दो कर दिए बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर सोडियम धातु की क्रिया एसिटिलीन से कराता हूं तो यहाँ पर दो बार ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है दो बार, दोनों हाइड्रोजन को यहाँ हटा देगा तो दो बार, तो यहाँ पर होगा Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, सोडियम एसिटिलाइट। इस तरह से सोडियम एसिटिलाइट का निर्माण होता है, बहुत आसान मजेदार है। चलिए ठीक है, अब हम ऐसी कुछ रिएक्शन की तरफ जाते हैं जैसे कि टॉलन अभिकर्मक की तरफ। टॉलन रिएजेंट होता है अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। एक्चुअली अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में बना हुआ विलयन होता है टॉलन रिएजेंट, जो कि देता है आपको सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O देता है। उनके साथ रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन किस तरह का होना है, तो ये Ag, अब देखो यहाँ पर कुछ बातों पे ध्यान देंगे कि Ag जो है Ag प्लस के रूप में होता है, और इसका H जो है H प्लस के रूप में निकलता है, H प्लस के रूप में निकल जाएगा, तब Ag प्लस यहां पर जुड़ जाएगा, तो RCC Ag प्लस यहां पर जुड़ गया। साथ में ये दोनों अगर एक ही तरफ CH है तो ये बन गया, फिर बाकी जो चीज है HNO3 और NH4OH या NH4NO3 पर H2O बन सकता है। तो मैं पूरी रिएक्शन की बात करूं तो अगर आप इस तरह समझना चाहते हैं तो ऐसे ही समझा करो, C ट्रिपल बॉन्ड CH AgNO3 प्लस NH4OH। जरा समझो कि ये H निकल जाएगा इनके साथ पानी बन करके, ये इनके साथ चला जाएगा तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, और आपके पास ये Ag है जो इस पर चला जाएगा तो R C ट्रिपल बॉन्ड C
माइनस Ag प्लस। ये सफेद अवक्षेप होता है इसका, इसको एल्काइनाइट कहेंगे, एल्काइनाइट, तो सिल्वर एल्काइनाइट कहलाएगा। एसिटिलीन है, एसिटिलिनाइट कहलाएगा। यहां पर दोनों के लिए होगा रिएक्शन ये, तो दोनों के लिए टू टाइम्स दो पानी की अणु निकला, दो NH4 NO3 निकला और दोनों जगह पे सिल्वर जोड़ दिया। तो ये कहला, ये भी व्हाइट कलर का होगा, श्वेत अवक्षेप होगा और ये कहलाएगा सिल्वर एसिड लाइट। इस तरह ठीक है, रिएक्शन करके देखिए बेटा। हर बार मेरा एक ही अनुरोध रहता है कि जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो फिर एग्जाम में बनाओगे कैसे। मेरे साथ जब आप पढ़ते हो, लिखते हो, तो हर बार एक ही कहानी है मेरी कहने का, पॉज प्ले कर लिया करो। हो सकता है मैं थोड़ी स्पीड चला जाऊँ, थोड़ा सा रिवाइंड भी कर लिया करो। पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी होता है सीखने के लिए किसी चीज को, क्योंकि पुस्तकों की सबसे बड़ी अच्छी शैली होती है पढ़ने सीखने का कि हम आगे पढ़ते जाते हैं, कुछ चीजें अगर रिवाइंड करना तो झांक लेते हैं, फिर आ जाते हैं आगे, फिर पढ़ते पढ़ते फिर पीछे कुछ देखना है तो कुछ पलट लेते हैं, फिर पुस्तकों की शैली बहुत बेहतरीन होती है। ये काम हम नेट से या स्क्रीन से भी करते हैं, टैप एंड टैप से भी करते हैं, लेकिन पुस्तकों जो पेपर में छपी हुई तो उसकी फीलिंग अलग आती है। आप करके भी देखिए होगी इस चीज को। हाँ, एक सुविधा होता है, कितने सारे बुक उठाए कौन, है ना, इधर से उधर ले कैसे जाए, तो पेन टैब या ये सारी चीजें आसान होता है, लेकिन पढ़ने की भाषा में जो मजा है पुस्तकों के साथ वो किसी में नहीं। तो सही बात, पुस्तकों से जो ज्ञान मिलती है ना वो परफेक्ट होता है। कितनों भी वीडियो देख लें, कितनों भी यूट्यूब देख लें, कितनों भी हम लोगों की स्पीच सुन लें, लेकिन अगर उसकी लिखी हुई चीजों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और इस स्पीच और इस वीडियोस को देखते हैं तो परफेक्शन में आ जाता है, एक परफेक्ट नॉलेज मिलता है। इसलिए बोलते हैं पुस्तकों की जो ज्ञान है बहुत जरूरी है, लाइब्रेरी से पढ़ना, आपकी बुक के कलेक्शन से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड, इसको कहते हैं अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, क्यूप्रस Cu प्लस, तो इस जगह पर एक H को हटा करके दोनों Cu जुड़ जाएगा और ये NH4 बना लेगा, दो ठो और Cl NH4Cl, तो इस तरह से बन जाता है Cu2C। तो हम ये भी कह सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस Cu प्लस, ये रेड कलर का पदार्थ है, तो क्यूप्रस एसिटिलाइड बनता है। तो हम एल्काइन को पहचानने के लिए अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में अगर हमने एसिटिलीन गैस डालते हैं या एल्काइन मिलाते हैं तो सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये पता लग जाता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हाँ पता भी चलता है कि उसमें ये वाली बॉन्ड जरूर है, ये वाला बॉन्ड जरूर है, वन एल्काइन जरूर है। तो जो कंपाउंड वन एल्काइन वाला है इनको पहचानने का तरीका ही है कि अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, अमोनीकृत सिल्वर क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं तो रेड कलर का आ जाता है। HOCl से क्रिया R C ट्रिपल बॉन्ड C H OH Cl, ये Cl से प्रतिस्थापित होता है तो बन जाता है HCl प्लस बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C OH। अब यहाँ पर नहीं कह सकते कि इसमें चला जाता नजर आएगा, मैंने डबल बॉन्ड के लिए बोला था। यहाँ पर आप अगर ऐसा सोचते हैं तो जरा देखो कि ये H इस जगह पे R C H डबल बॉन्ड C, ये कम स्थायी है इसकी तुलना में, ऐसा कंपाउंड होता है। त्रिलकीकरण मतलब कोई एसिटिलीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको कॉपर या क्वार्ट्ज के नली में प्रवाहित करते हैं, रक्त तत्व यानी रेड हॉट कर पाइप कॉपर की, इसमें प्रवाहित करते हैं तो तीन तीन अणु जुड़ जाएंगे C H ट्रिपल बॉन्ड C H C, ऐसे दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तिरछा नहीं हो सकता, सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। ये ऐसा तभी हुआ जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया के साथ बेंजीन बनता है C6H6। तो इसका मतलब हुआ कॉपर के लाल गर्म कॉपर धातु के पाइप से अगर हम एसिटिलीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन। चतुष्टीकरण नाम से प्रतीत होता है, यानी कि चार अणुओं का जुड़ना, निकल टेट्रासाइनाइड, इनके साथ अगर हम करोगे तो चार अणु जुड़ते हैं,
आठ कार्बन, ऑक्टा, टेट्रा, इस तरह से होता है। विषम चक्रीय यौगिक का बनना, अमोनिया गैस के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराई जाती है, एल्यूमिना के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H, तो दो एसिटिलीन गैस इस तरह से ज्वाइंट होगा और एक NH, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भाई एक एक H जो है आपके पास रह जाएगा। तो ये इसमें आकर के जुड़ रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो डबल बॉन्ड जैसे CH और NH, H2 निकल जाएगा। इसके साथ भी ऐसा ही कुछ है कि इसमें भी कैसे जुड़ता है और ये एक H2 निकल जाता है, थायोफिन बनता है, थायरोड और थायोफिन बनना यहाँ पर विषम चक्रीय यौगिक बनता है। समावलीकरण, अगर हम वन एल्काइन को अल्कोहल के OH के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या करता है जरा देखिए, डबल बॉन्ड इस जगह पे और ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे आ जाता है, बस इतना ही खेल होता है, ये इस जगह पे आ जाता है अल्कोहल के OH के साथ इनको गर्म करते हैं। तो जब टू एल्काइन के साथ सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है, टू एल्काइन है तो ये टू एल्काइन जो है सोडामाइड के साथ गर्म करने पर ये कहां पर चला जाएगा, उसका एक सोडियम कंपाउंड बनेगा और वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड इस फर्स्ट पोजीशन पे चलेगा। ये दोनों एक समावलीकरण है, स्थान चेंज हुआ, स्थान समावता हुआ इनमें ट्रिपल बॉन्ड का। अब देखेंगे क्विज, तो कुछ प्रश्न हो जाए। पहला प्रश्न ये है, देखें, चलो जवाब देने की कोशिश करिए, क्या बनना चाहिए। रिएक्शन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ने का काम है आपका। क्या सोच रहे हो, क्या बनेगा, एकदम साफ रिएक्शन है सब कुछ। हो गया, देखो बेटा, एजे ने 3 सीएल इधर से लिया, 3 सीएल इधर से लिया, तो 6 AgCl बन गया। अब जो बचा है ये इसका ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा, मतलब ये CH3C, 3 वैलेंसी बची है, इसका CH है, 3 वैलेंसी बची है, तो ये बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बना, बी ऑप्शन राइट है। हो गया क्लियर, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और बताने की कोशिश करें कि इसका क्या होना चाहिए। एक एल्कीन HCl के साथ मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार क्रिया करती है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देता है, तो संभावित एल्कीन है, इनमें से कौन सा एल्कीन है ये वाले कंपाउंड देगा। सोचने से नहीं, कुछ करने से। क्या करना होगा वो एक बार आप सोचिए, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, उनके साथ योग कैसे करेंगे, ये सारी बातों को सोचना है आपको, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मैं वेट कर रहा हूं। हमें ये बनाना है साइक्लोहेक्सेन, वन पोजीशन पर है दो चीजें, क्लोरो और मिथाइल। चलिए पहले वाले के साथ हम HCl का योग करते हैं, तो क्या बनेगा, इस जगह पर इन दोनों के बीच में योग होगा, इस जगह पर 4 वैलेंसी है यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Cl इस जगह पे जुड़ेगा और H इस जगह पे जुड़ेगा, CH3 Cl, राइट, राइट। यहां पर देखते हैं इस जगह पर 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहां पर 3 है यानी कि एक H है, तो HCl का योग होगा तो क्या बनेगा, ये इस जगह पे जुड़ेगा और ये इस जगह पे जुड़ेगा, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, CH3 Cl, सेम चीजें बना, बी भी राइट है, ए भी राइट है, बी भी राइट है, ए बी सी राइट हो गया, तो ये भी दोनों के लिए तो सी राइट हो गया। डी यहां पर बात करते हैं, सेम चीज में लिखा हुआ है, कुछ अलग है पहले वाला है, तो ये इसको ये दोनों राइट है, ये बोला क्या, तो हमारे लिए क्या हुआ, सी ऑप्शन राइट है। हाँ ये इस जगह पे होता, मान लेते हैं इस जगह पे होता और इस जगह पर ऐसा बना होता, तब क्या होगा जरा देखिए, HCl, ये CH है और ये CH है, ये Cl को कहीं पर से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर है दोनों पर, लेकिन ये नहीं बनाता ना, ये नहीं बनाता, तो इस तरह से यहाँ पर आपको जवाब मिल चुका है कि ये राइट है। अगला है द्रव हाइड्रोकार्बन गैसी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में बदलता है के द्वारा, ए जल अपघटन द्वारा, बी ऑक्सीकरण द्वारा, सी क्रैकिंग द्वारा और डी है कम दाब पर आसवन के द्वारा। चलो क्या मतलब है इसका, क्या आंसर करोगे,
हाइड्रोकार्बन, यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, बड़ी कार्बन श्रृंखलाएं वो छोटी कार्बन श्रृंखला में टूट जाती है, इसको कहते हैं क्रैकिंग या भंजन। तो ये रहा का आंसर। अगली क्लास में हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए, एल्काइन पढ़ लिए, अब हाइड्रोकार्बन की बारी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक